हेलो स्टूडेंट, गौरव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैं यह बताया था कि जीव जगत का वर्गीकरण 5 जगतों में किया गया और मैंने मोनेरा जगत कंप्लीट करा दिया था। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटिस्टा जगत। तो दोस्तों, हमें क्या पढ़ना है आज? प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़नी है। तो दोस्तों, प्रोटिस्टा जगत इस जगत में मुख्यतः विभिन्न प्रकार के जलीय एक कोशिकीय सरल यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों, याद रखिएगा, प्रोटिस्टा जगत में किन जीवधारियों को सम्मिलित किया गया है? जो एक कोशिकीय होनी चाहिए, जलीय होनी चाहिए, जो जल में रहते हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव, मतलब वैसा जीवधारी जिनके पास वास्तविक केंद्रक हों, उसे यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव कहते हैं। दोस्तों, तो यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया गया है। अब आते हैं दोस्तों, प्रोटिस्टा जगत को 5 समूहों में बांटा गया है। कितने समूहों में? 5 समूहों में। प्रोटिस्टा को 5 समूहों में बांटा गया है। पहला क्राइसोफाइट, दूसरा डायनोफ्लैजिलेट और तीसरा यूग्लिनोइड, चौथा अपंक कवक और 5वां प्रोटोजुआ। तो दोस्तों, याद रखिएगा, कोई पूछेगा प्रोटिस्टा को कितने समूहों में बांटा गया है तो बताना है। प्रोटिस्टा को 5 समूहों में बांटा गया है। पहला क्राइसोफाइट, दूसरा डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, अपंक कवक, प्रोटोजोआ। तो हम पहले क्राइसोफाइट के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, क्राइसोफाइट इस समूह के अंतर्गत डाइटम तथा सुनहरे शैवाल, जिसे डेस्मिड भी कहते हैं दोस्तों, आते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, इस समूह के अंतर्गत डाइटम तथा सुनहरे शैवाल आते हैं। ये स्वच्छ जल एवं लवणीय यानी कि समुद्री पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, क्राइसोफाइट होते हैं जो जैसे डाइटम तथा सुनहरे शैवाल, ये स्वच्छ जल एवं लवणीय पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। यह अत्यंत सूक्ष्म होते हैं दोस्तों तथा जलधारा के साथ निश्चित रूप से यानी कि आराम से बहते हैं। इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब दूसरा है दोस्तों डायनोफ्लैजिलेट। इस समूह के जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, डायनोफ्लैजिलेट के अंतर्गत जो जीवधारी आते हैं वह समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाहरी सतह पर यानी कि बाहरी सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती है। याद रखिएगा दोस्तों, डायनोफ्लैजिलेट के अंदर जो जीवधारी आते हैं उसके बाहरी सतह पर सेलुलोज होती है, सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती है। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में 2 कसाब होते हैं, जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होती है। याद रखिएगा दोस्तों, डायनोफ्लैजिलेट में 2 कसाब होते हैं, जिसमें एक लंबा होता तथा दूसरा
अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खाच में उपस्थित होता है, जिससे समुद्र का जल लाल दिखता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसी के कारण समुद्र का जल लाल होने लगता है, कभी कभी लाल दिखता है, लाल दिखने लगता है। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण बताते हैं दोस्तों, गोनियालैक्स। अब तीसरा समूह दोस्तों, जिसका नाम है यूग्लिनोइड। इस समूह में अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं। दोस्तों, इस समूह में अधिकांशतः जो जीव आते हैं वह स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं, जो अस्थिर जल में पाए जाते हैं, यानी कि अस्थिर जल में पाए जाते हैं। इसके पहले मैंने क्राइसोफाइट में जो बताया था दोस्तों, वो जो जीव बहाव में भी चलते हैं दोस्तों, उन्हें कुछ नहीं होता, और इन्हें जब बहाव में डाला जाता है तो ये मर जाते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, यूग्लिनोइड के अंतर्गत जो जीव आते हैं, जीवधारी आते हैं, वह अस्थिर जल में पाए जाते हैं और स्वच्छ जल में, यानी कि हम जो पानी पीते हैं उसमें पाए जाते हैं दोस्तों। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकील होती है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, यूग्लिनोइड में जो जीवधारी हैं उनकी भित्ति की जगह, कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत होती है, जिसका नाम पेलिकील है, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है दोस्तों। इनमें 2 कसाब होते हैं। कितने कसाब होते हैं दोस्तों? इनमें 2 कसाब होते हैं, जिसमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर, यानी कि मारकर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। उदाहरण में दोस्तों यूग्लिना हो गया, जो सूर्य प्रकाश रहता है तो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, जब नहीं होता है तो दूसरे जीव को मार कर अपना पेट भरते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। अब चौथा समूह की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जिसका नाम है अवपंक कवक। अवपंक कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा है। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। तो दोस्तों, जो अवपंक कवक हैं वो सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं, यानी कि जैविक पदार्थों को खाते हैं, मार के खाते हैं, भक्षण करते हैं। तो अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। ये अनुकूल परिस्थिति में प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कई फीट की लंबाई का हो सकता है। और प्रतिकूल परिस्थितियों में दोस्तों ये बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। तो दोस्तों, चौथा क्लियर हो गए। अब पचमा की ओर बढ़ते हैं। पचमा है जिसका नाम है प्रोटोजोआ। पचमा दोस्तों प्रोटिस्टा के 5 समूहों में बांटा गया है। आप तो 4 पढ़ चुके हैं। पचमा है प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, यानी कि दूसरे जीवों को शिकार कर अपना भोजन बनाते हैं।
जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। प्रोटोजोआ को 4 समूहों में बांटा गया है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर कोई पूछे प्रोटोजोआ को कितने समूहों में बांटा गया है तो 4 समूहों में बांटा गया है। प्रोटोजोआ को 4 समूहों में बांटा गया है। पहला अमीबीय प्रोटोजोआ, दूसरा कसाभीय प्रोटोजोआ, कसाभी प्रोटोजोआ, पक्षमाभी प्रोटोजोआ, स्पोरोजोआ। याद रखिएगा दोस्तों, प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा गया है। पहला अमीबीय प्रोटोजोआ, दूसरा कसाभी प्रोटोजोआ, तीसरा पक्षमाभी प्रोटोजोआ, चौथा स्पोरोजोआ। तो हम पढ़ते हैं पहला अमीबीय प्रोटोजोआ क्या है। अमीबीय प्रोटोजोआ ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। अमीबीय प्रोटोजोआ स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कुटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका की कवच होती है। इनमें से कुछ जैसे एंटीमीबा परजीवी होते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं अमीबिया प्रोटोजोआ स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कुटपादों की सहायता से अपनी शिकार को पकड़ते हैं। आपने 10th में अमीबा पढ़ा होगा। अमीबा में कहा गया था कि अमीबा जो अपना शिकार बनाते हैं, अपना शिकार करते हैं, वो उत्पादों की सहायता से बनाते हैं या करते हैं। उसी तरह अमीबिया प्रोटोजोआ भी है। अमीबिया एक प्रोटोजोआ ही है। अमीबा एक प्रोटोजोआ ही है दोस्तों, याद रखिएगा। तो अमीबिया प्रोटोजोआ कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। अब आगे कसाभी प्रोटोजोआ। दोस्तों, दूसरा है कसाभी प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इस समूह के अंदर जो प्रोटोजोआ आते हैं वह परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है, इसीलिए इसे कसाभी प्रोटोजोआ नाम दिया गया, क्योंकि इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है। परजीवी कसाभी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है। दोस्तों, यह जो प्रोटोजोआ, इसके अंतर्गत जो प्रोटोजोआ आते हैं वह मनुष्य, प्राणियों एवं पौधों के बीमारी के कारण है। दोस्तों, इससे बीमारी होती है जिनसे निर्दालु व्याधि नामक बीमारी होती है। इस प्रोटोजोआ से हम सभी को निर्दालु व्याधि नामक बीमारी होती है। उदाहरण के लिए दोस्तों, ट्रिपैनोसोमा याद रखिएगा दोस्तों। कहेगा कसाभी प्रोटोजोआ का उदाहरण दे तो ट्रिपैनोसोमा। आगे तीसरा है दोस्तों पक्षमाभी प्रोटोजोआ। क्या पक्षमाभी प्रोटोजोआ? ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं। दोस्तों, जो पक्षमाभी प्रोटोजोआ होते हैं वह बहुत तेजी से गति करते हैं, तेजी से चलते हैं और जल में रहते हैं, यानी कि जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी होते हैं, जो पक्षमाभी प्रोटोजोआ के समूह में रखे गए हैं। क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं। दोस्तों, पक्षमाभ, इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं, इसलिए इसे पक्षमाभी प्रोटोजोआ नाम दे दिया गया। इनमें एक गुहा यानी कि मुंह होती है जो कोशिका की सतह के बाहर खुलती है। कोशिका के सतह के बाहर खुलती है। पक्षमाभों की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण में दोस्तों, पैरामीशियम में कोशिका के सतह के बाहर उनका मुंह खुलता है। दोस्तों, पैरामीशियम आप पढ़े होंगे।
उसमें देखिएगा वो पचमावी प्रोटोजोआ में आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चौथा है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ, इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। दोस्तों, स्पोरोजोआ में जो जीवधारी आते हैं वे उनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इसमें सबसे कुख्यात, सबसे प्रसिद्ध प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम प्रजाति है, जिसे मलेरिया परजीवी भी कहा जाता है, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, मलेरिया हमारी भारत में मलेरिया के कारण बहुत से लोगों की मौत भी हो गई है दोस्तों। तो सही बात है, इन्हीं के कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही प्रोटोजोआ समाप्त हो गए दोस्तों। अब प्रोटोजोआ के साथ प्रोटिस्टा भी समाप्त हो गए हैं दोस्तों। प्रोटिस्टा पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। मोनेरा और प्रोटिस्टा पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। अगर आप मोनेरा नहीं पढ़े हैं तो हमारे पिछले वाले वीडियो जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक दे दूंगा। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फंजाई जगत के बारे में पढ़ते हैं। फंजाई जगत दोस्तों, इस जगत में उन बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है जो पौधे तो हैं लेकिन इनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है। दोस्तों, फंजाई जगत में वैसे जीवधारी को रखे गए हैं जो बहुकोशिकीय हों, यूकैरियोटिक जीव हों, यानी कि जिनमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन इनमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता। दोस्तों, इनमें कोशिका भित्ति होती है। ये परजीवी, सहजीवी और मृतजीवी हो सकते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल है ही नहीं, तो ये स्वयं अपना भोजन कैसे बनाएंगे? सिंपल सी बात है। अब ये सूक्ष्म या बड़े, जैसे बड़े में हो गए मशरूम, विश्वव्यापी तथा सभी परिस्थितियों में पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म या बड़े विश्वव्यापी मतलब हवा, पानी और सभी चीजों में भी होंगी, यानी कि फंजाई जगत यानी कि कवक पाए जाते हैं, फंजाई पाए जाते हैं, सभी परिस्थितियों में पाए जाते हैं। फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। दोस्तों, फंजाई जगत में जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। आप 10th में पढ़े होंगे मुकुलन, या तो इसमें भी पढ़े होंगे। इनकी शरीर की संरचना धागे जैसी कवक जाल की तरह होती है। इनकी संरचना धागे जैसी होती है। दोस्तों, आपने बासी रोटी को देखा होगा, उसमें फंजाई लग जाती है। जब हम उसको ऐसे करते हैं तो एकदम चिपचिपा धागा नुमा जैसा दिखाई पड़ता है। दोस्तों, तो फंजाई जगत के और आगे पढ़ते हैं कितने का किया गया है। फंजाई को 4 समूहों में बांटा गया। दोस्तों, पहला फाइकोमाइसिटीज, याद रखिए दोस्तों, फंजाई को 4 समूहों में बांटा गया है। पहला फाइकोमाइसिटीज, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज और चौथा ड्यूटेरियोमाइसिटीज। पहला है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज,
चौथा ड्यूटेरियोमाइसीटीज। तो अब फाइकोमाइसीटीज के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। बहुत जरूरी है दोस्तों, ये सब जरूर याद रखें। फाइकोमाइसीटीज क्या है, फाइकोमाइसीटीज के बारे में पढ़ते हैं। फाइकोमाइसीटीज जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधे पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। दोस्तों फाइकोमाइसीटीज जलीय आवासों यानी कि जल में भी पाए जाते हैं, गली सड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधे पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। बीजाणुधानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। ये बीजाणुधानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। इन युग्मकों की आकारिकी एक जैसी अथवा भिन्न यानी कि असम युग्मकी अथवा विषम युग्मकी। भिन्न का मतलब होता है असम युग्मकी अथवा विषम युग्मकी हो सकती है। दोस्तों याद रखिएगा, ये बीजाणुधानी में अंतर्जातीय उत्पन्न होते हैं। अंतर्जातीय दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। इन युग्मकों की आकारिकी एक जैसी अथवा भिन्न हो सकती है। एक जैसी भी हो सकती है और भिन्न भी हो सकती है युग्मक आकारिकी यानी कि संरचना। उदाहरण में बताते हैं दोस्तों, म्यूकर, राइजोपस, रोटी में जो लग जाता है दोस्तों, राइजोपस, म्यूकर, ये दोनों हैं जो रोटी में लग जाते हैं। रोटी में आपने देखा होगा, रोटी जब बासी हो जाती है, कल हो जाती है, तो धमकने लगती है, गमकने लगती है, बदबू देने लगती है। तो इसी कारण से दोस्तों म्यूकर लग जाती है, राइजोपस लग सकती है। उसे खाने से आप बीमार भी पड़ सकते हैं, इसलिए बासी रोटी ना खाएं। अब दूसरा दोस्तों एस्कोमाइसीटीज के बारे में पढ़ते हैं। एस्कोमाइसीटीज, इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षा में आएंगे कि एस्कोमाइसीटीज का दूसरा नाम क्या है, इसे और कितने नामों से बुलाते हैं, तो आपको बताना है। इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं, यानी कि थैली फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। बिरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसीटीज यानी कि जो ज़्यादा पाए जाने वाले एस्कोमाइसीटीज एक कोशिक जैसे ईस्ट ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसे सकैरोमाइसीज भी कहते हैं। ईस्ट दोस्तों ये तो लगता है गड़बड़ा गया है, ईस्ट लिखा हुआ है ये। एस्कोमाइसीटीज के अलावा ये बहुकोशिक जैसे पेनिसिलियम भी होती है। बिरले पाए जाने वाले एस्कोमाइसीटीज एक कोशिक जैसे ईस्ट के अलावा ये बहुकोशिक जैसे पेनिसिलियम होती है। ये मृतजीवी, अपघटक, परजीवी अथवा समलरागी होते हैं। समलरागी का मतलब होता है पशु विष्ठा पर उगने वाले। उदाहरण में दोस्तों बताते हैं, एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा। एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है दोस्तों। जो न्यूरोस्पोरा होता है उसका उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। इसी कारण यह पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। जब हम पादप जगत पढ़ाएंगे दोस्तों तो ड्रोसोफिला के बारे में भी पढ़ाएंगे दोस्तों। तो ये जो न्यूरोस्पोरा है
ये फुंगी में बहुत चर्चित है। अब तीसरा दोस्तों, बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में पढ़ते हैं। इसके ज्ञात सामान्य प्रकार मशरूम, ब्रेंकट फंजाई अथवा पफ बॉल है। बेसिडियोमाइसीटीज में जो जीवधारी रखे गए हैं दोस्तों वह मशरूम है, ब्रेंकट फंजाई हैं अथवा पफ बॉल है। ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठुट्ठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ये मिट्टी में लट्ठे तथा वृक्ष के ठुट्ठों पर तथा सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं। अब चलते हैं चौथा दोस्तों, ड्यूटेरोमाइसीटीज। चौथा ड्यूटेरोमाइसीटीज, इसे प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं। दोस्तों ड्यूटेरोमाइसीटीज का दूसरा नाम अपूर्ण कवक है। इसे प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायिक प्रवस्था ही ज्ञात हो पाई है। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रवस्था की खोज हो जाती है तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यानी कि इस समूह में जितने भी फंजाई को रखा गया है उन सभी फंजाई के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है। यानी कि इस समूह में ड्यूटेरोमाइसीटीज में जितने भी फंजाई को रखा गया उनकी पूरी जानकारी नहीं है। इनकी जानकारी सिर्फ अगर लैंगिक है तो अलैंगिक की जानकारी नहीं है, कायिक की जानकारी नहीं है। तो इनकी पूरी जानकारी होने के बावजूद होता है तब इसे ड्यूटेरोमाइसीटीज से हटाकर अलग जगत में अलग समूह में रख दी जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इस समूह में जितने भी फंजाई को रखा गया है उन सभी फंजाई के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है। उदाहरण में दोस्तों अल्टरनेरिया कोलिटोट्राइकम। दोस्तों अब हमने फंजाई जगत भी कंप्लीट कर दिया। इसमें प्रोटिस्टा और फंजाई जगत कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं अगले वीडियो पार्ट 3 में दोस्तों मैं पादप एनिमेलिया जगत को पढ़ाऊंगा। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इन सभी जब हम पढ़ चुके हैं तो इसमें वायरस का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो वायरस इस वर्गीकरण में क्यों नहीं रखा गया, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। वायरस को इन 5 जगत में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है इसके बारे में भी मैं अगले वीडियो पार्ट 3 में बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और 2 ग्रुप में शेयर जरूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा, आप देख लें। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।